नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में नील नदी के निचले सिरे पर 6000 बीसी के दौरान कुछ लोग सेटल्ड होना शुरू होते हैं और समय के साथ साथ छोटे छोटे गांव आपस में मिलकर दो राज्य बनकर उभरे। लोअर इजिप्ट जो नॉर्थ में नील नदी से मेडिटेरेनियन समुद्र तक फैला हुआ था और दूसरा अपर इजिप्ट साउथ में नील नदी की घाटी तक फैला हुआ था। लोअर इजिप्ट ऊपर की तरफ और अपर इजिप्ट नीचे की तरफ इसलिए था क्योंकि नील नदी साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, इसलिए प्राचीन मिस्रियों के लिए देश का साउदर्न पार्ट ऊपर था। लगभग 3150 बीसी में मेनस नाम के फैरो ने इन दोनों राज्यों को एक कर दिया, जिससे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। प्राचीन मिस्र की सिविलाइजेशन की सक्सेस बहुत हद तक नील नदी की वजह से थी, जिस वजह से उसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि नील की उपजाऊ घाटी की पूर्वानुमानित बाढ़ ने फसलों का उत्पादन किया, जिससे वहां घनी आबादी, सोशल डेवलपमेंट और कल्चर को बढ़ावा मिला। नील नदी ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा से अपने एरिया की लाइफ लाइन रही है। नील नदी के उपजाऊ बाढ़ के मैदानों ने इंसानों को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और सोफिस्टिकेटेड सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी विकसित करने का मौका दिया, जो मानव सभ्यता के इतिहास में आधारशिला बना और इसी वजह से दुनिया की सबसे डेवलप्ड सभ्यताओं में से एक यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। एंशिएंट इजिप्ट में 3 मौसमों को माना जाता था: अखेत यानी बाढ़, पेरट यानी फसलों की लगाई का समय और सेमू मतलब कटाई का समय। यहाँ बाढ़ का मौसम जून से सितंबर तक रहता था, जिससे नदी के किनारों पर मिनरलाइज्ड मड की परत जमा हो जाती थी, जो फसल के लिए बहुत फायदेमंद थी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसल को लगाने का समय अक्टूबर से फरवरी तक होता था। इस दौरान किसान खेतों में हल चलाते और बीज बोते, फिर मार्च से मई तक फसलों को काटते थे। इजिप्शियंस का मानना था कि हर इंसानी शरीर फिजिकल और स्पिरिचुअल पहलुओं से मिलकर बना होता है। वो लोग दिमाग के बजाय दिल को फीलिंग और थॉट्स की जगह मानते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद स्पिरिचुअल पहलू तो हमारे जिस्म से आजाद हो जाता है, लेकिन आफ्टर लाइफ के लिए फिजिकल बॉडी यहीं रह जाती है, जिसे वो ममीफिकेशन के बाद किसी मकबरे में या किसी कब्र में अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से रख दिया करते थे। यहाँ तक कि मरने वाले की आफ्टर लाइफ के ऐशो आराम के लिए उनके घर वाले कब्रों में हर वो चीज रखते थे जो एक जीवित इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती थी, यहाँ तक कि गुलाम और सोने की जुबान भी, क्योंकि प्राचीन मिस्र के रहने वालों ने दफनाने की इस प्रथा को कायम रखा था, जिसके बारे में उनका मानना था कि मौत के बाद अमरता इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है। इन रीति रिवाजों में ममीफिकेशन से जिस्म को सड़ने से बचाना और साथ ही उन चीजों को दफनाना शामिल था जिनको मरने वाला अपने अगले जीवन में इस्तेमाल करेगा। ममीफिकेशन एक लंबा प्रोसेस होता था, जिसमें सबसे अच्छी तकनीक से 70 दिन लगते थे और इसमें इंसान के दिल को छोड़कर सभी इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इजिप्शियन दिमाग के बजाय दिल को हर अच्छे बुरे काम के करने की वजह मानते थे और यही वजह थी कि दिल को जिस्म के अंदर ही रहने दिया जाता था, क्योंकि मरने के बाद अंडरवर्ल्ड यानी नर्क में उसके दिल को माद के पंख के साथ तौला जाएगा। अगर तौल में दिल माद के पंख के वजन से हल्का या बराबर निकला तो इसका मतलब है कि मरने वाले ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए थे, और अगर दिल का वजन ज्यादा निकला तो उसने बुरे काम किए थे, और इसी हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नर्क मिलता था। दुनिया में सबसे पहले मेकअप की शुरुआत मिस्र से ही हुई, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग खूबसूरती को हॉलीनेस का प्रतीक मानते थे। मिस्र के रहने वाले जो कुछ भी इस्तेमाल करते थे उसमें स्पिरिचुअल पहलू होता था, इसलिए कॉस्मेटिक भी धार्मिक रूप से उनमें शामिल था। प्राचीन मिस्र में आदमी और औरत दोनों मेकअप का इस्तेमाल करते थे। ये आंखों पर कॉपर से बना हुआ उर्जू और लीड से बने हुए काले कोहुल पेंट को लगाते थे, जो उन्हें बीमारी, कीड़ों और खासकर सूरज की डायरेक्ट रोशनी से बचाते थे। मिस्र में रहने वालों के धर्म के 2 जरूरी सेंटर पॉइंट थे: राजा और उनके देवता, क्योंकि दोनों ही मिस्र की सभ्यता की खास विशेषताओं में से थे, जहां राजा को ह्यूमैनिटी और देवताओं के बीच एक यूनिक दर्जा हासिल था। राजा को देवताओं की ही दुनिया का हिस्सा माना जाता था। इसी वजह से राजाओं के मरने से पहले उनकी आफ्टर लाइफ के लिए धार्मिक रूप से फ्यूनरल मोन्यूमेंट्स को बनाया जाता था। मिस्र के देवता हर तरह की वैरायटी में होने की वजह से आज दुनिया भर में फेमस हैं, जिनमें जानवर भी शामिल थे। प्राचीन मिस्र के देवी देवता लगभग 30 शताब्दियों तक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा थे, और इनमें से कई बहुत फेमस थे, जैसे आइसिस, ओसिरिस, होरस, आमून, रा, हाथोर, बास्टेट, थोथ और अनुबिस। लेकिन मिस्र के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल सूर्य देवता को माना जाता है, जिनके कई नाम और पहलू थे, और जो रात और दिन के बदलाव के लिए सोलर साइकिल में कई सुपरनेचुरल बीइंग्स से जुड़े हुए थे। इन सभी देवताओं के अलग अलग काम और खासियत थी, जो अलग अलग चीजों को हॉली मानते थे। उनके पास हर चीज के लिए देवता थे, खतरों से लेकर हर तरह के कामों तक। हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारियां थी और उनकी पूजा भी इंसानों की जरूरत के ही हिसाब से होती थी, ताकि लाइफ को बैलेंस रखा जा सके। 5वीं शताब्दी बीसी के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्रियों के बारे में बताया कि ये लोग सबसे ज्यादा धार्मिक थे। जैसा कि पॉलीथीस्टिक धर्म में होता है, उसी तरह देवता ना तो सर्वशक्तिमान थे और ना ही सब कुछ जानने वाले। हाँ, उनकी पावर इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा थी और उनमें हमेशा के लिए जीने,
एक ही समय में एक से अधिक जगहों पर रहने और लोगों को विजिबल और इनविजिबल तरीकों से प्रभावित करने की अवेलेबिलिटी थी। मिस्र में मंदिरों की नक्काशी में देवताओं को इंसानी रूप में दिखाया गया है, जो सजावट का एक केंद्र थे, जिसमें देवताओं को इंसानी जिस्म और जानवरों के सिर के साथ दिखाया गया था, जबकि इसके अपोजिट एक इंसानी सिर और जानवर की बॉडी को राजा के लिए इस्तेमाल किया गया था। शायद ही आपको मालूम हो कि प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पवित्र मानते थे। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर परिवार अपने गुड लक के लिए बिल्ली को पालतू जानवर के तौर पर रखते थे। आप शायद ही यकीन करें कि आज से लगभग 8000 साल पहले यानी 5000 बीसी से ही मिस्री टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें वो कुचले हुए अंडों के छिलकों, राख और लोबान से बने हुए पाउडर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन टूथब्रश की कमी की वजह से उन्हें अपनी उंगलियों से पाउडर को दांतों पर घिसना पड़ता था।